हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हमने स्टार्ट की थी DBBB TGT नेचुरल साइंस की केमिस्ट्री सीरीज़, जिसमें ऑलरेडी हम केमिस्ट्री का सिलेबस कवर कर चुके हैं और हमने कुछ प्रैक्टिस सेट भी कवर किए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमने PYQ सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें जो एग्ज़ाम 2018 फीमेल शिफ्ट में हुआ था वो हम कवर कर चुके हैं। 2018 में जो फीमेल शिफ्ट में पेपर हुए थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। अभी हमने स्टार्ट किया है वो PYQ जो मेल शिफ्ट 2021 में हुए थे। अभी हमने मेल शिफ्ट 1 वाला स्टार्ट किया था, जिसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन सब का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम उसी का मेल शिफ्ट जो 2021 शिफ्ट 1 में हुआ था उसका पार्ट 1 तो कवर कर चुके थे, आज उसका पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Who put forward the following postulate about the model of an atom. While revolving in discrete orbits, the electrons do not radiate energy. Options are Niels Bohr, Ernest Rutherford, वर्नर हेजनबर्ग एंड जॉन डाल्टन। देखो ये क्या कह रहा है कि इस तरीके से एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग शेल्स में यहाँ पर चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। और ये जो सेल्स होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स, या क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल। तो ये जो डिफरेंट शेल्स होती हैं इन्हीं को हम कहते हैं सेल्स, या इनको क्या कहते हैं हम ऑर्बिट्स, या इन्हीं को हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स। तो अब यहाँ पर ये बात है कि किस साइंटिस्ट ने ये कहा था अपने मॉडल में कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में, यानी आपको भी पता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन इन सेल्स में रिवॉल्व करेगा तो ना तो वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा और ना ही वो एनर्जी को गेन करेगा। तो ना वो एनर्जी को गेन कर सकता है जब तक वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है तब तक। अगर वो अपना ऑर्बिट छोड़कर दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो उसकी एनर्जी में चेंज आता है, बट जब तक वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, तब तक ना वो एनर्जी को गेन करेगा और ना ही एनर्जी को लूज करेगा। ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था नील्स बोर ने अपने मॉडल में। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। और आपको ये याद रखना है कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है ना तो वो एनर्जी को लूज करता है ना ही गेन। हाँ, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करा देते हैं तब, यानी अगर इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है, ये एब्जॉर्ब करता है, तो उस केस में अपना ऑर्बिट छोड़कर दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है। और फिर अगर यही उसी एनर्जी को अगर एमिट करता है तो ये वापस अपने पहले वाले ऑर्बिट में आ जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जब तक वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा तब तक ना एनर्जी को लूज करेगा और ना ही गेन करेगा। ऐसा किसने कहा था? नील्स बोर ने कहा था, राइट। चलो नेक्स्ट। Which of the following subatomic particles was discovered by James Chadwick in 1932? Options are electrons, protons, neutrons and neutrinos। देखो अब यहाँ पर हमें कहा है कि जेम्स चैडविक ने कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी की थी। तो देखो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं 3, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और थर्ड होता है न्यूट्रॉन। अब जो जेम्स चैडविक है उसने डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन्स की। तो जो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी है वो किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। ये आपको याद रखना है। जेम्स चैडविक ने किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। उसने क्या किया था? एक हैवी न्यूक्लियस, जैसे बेरिलियम, एक बेरिलियम हैवी न्यूक्लियस, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई थी। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम का न्यूक्लियस, ये होता है अल्फा पार्टिकल्स। तो उसने क्या किया? बेरिलियम के हैवी न्यूक्लियस पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई। तो जब उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई तो यहाँ पर एक नया एटम जनरेट हुआ, जो कौन सा था? कार्बन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उससे क्या देखा कि इसके साथ साथ यहाँ पर एक और पार्टिकल जनरेट हुआ, और वो जो नया पार्टिकल जनरेट हुआ उसी का नाम इसने क्या दिया था? न्यूट्रॉन। ठीक है। अब ये यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं, देखो 4 + 2 कितना हुआ? 6 है ना। और 6 से कौन सा आइटम होता है? कार्बन। तो कार्बन जनरेट हुआ और साथ में 9 + 4 कितना होता है? 13। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 और एक जो बचा, यानी इसका मतलब कोई और जिसका मास यूनिटी था वो एलिमेंट जनरेट हुआ और उसका नाम उसने क्या दिया था भाई? न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से किसकी डिस्कवरी थी? न्यूट्रॉन की। और आपको याद रखना है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। साथ साथ आपको ये भी याद रखना है न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है।
न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और इसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। इसका उतना ही मास होता है जितना प्रोटॉन का मास होता है, तो प्रोटॉन के मास के इक्वल इसका मास होता है, जो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये इसका मास होता है, पर ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। साथ में आप ये भी याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने। और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज होता है -1, यानी उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और उसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, इसके साथ आपको याद रखना है प्रोटॉन की डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने की थी, ई गोल्डस्टीन। और जो प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है, P4 प्रोटॉन, P4 पॉजिटिव। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है, जो कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अभी हमें यहाँ पूछा था कि जेम्स चैडविक ने इसकी डिस्कवरी की थी, तो याद रखना है किसकी? न्यूट्रॉन की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाता है? सी, राइट। चलो नेक्स्ट। Which of the following is incorrect regarding rules for writing the number of electrons in different energy levels or shells? Option 1, the maximum number of electrons present in a shell is given by the formula 2n square, where n is the orbit number or energy level index 1, 2, 3. Option 2, the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8. Option 3, electrons are not accommodated in a given cell unless the inner shells are filled. Option 4, electrons are accommodated in an outermost shell before the inner shells are filled in case of gases. अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा? इनकरेक्ट। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है इनकरेक्ट, और किसके रिगार्डिंग पूछा है? एनर्जी लेवल्स और सेल्स के रिगार्डिंग। तो अभी मैंने कहा था इस तरीके से एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ओवरऑल न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं, उन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल या एनर्जी शेल्स कहते हैं, इस तरीके से, राइट। अब इसमें क्या कहा है कि अगर हमें इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए जो रूल होते हैं उसमें से कौन सा रूल यहाँ पर इनकरेक्ट है? तो देखो फर्स्ट रूल का है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर, ये करेक्ट है। और n नंबर हो सकता है जो एनर्जी लेवल इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है 1, 2, 3। सपोज अगर मुझे फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो 2n स्क्वायर के हिसाब से 2, और फर्स्ट शेल है तो n की वैल्यू हो गई 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी 2 इंटू 1 आंसर आएगा 2। इसका मतलब फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं सेकंड शेल की बात करूं तो n की वैल्यू हो जाएगी 2, और 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना आएगा 8, यानी सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 8। तो वाला स्टेटमेंट करेक्ट होता है। नेक्स्ट कहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। अगर किसी का आउटर मोस्ट ऑर्बिट 3rd है, तो अगर वो आउटर मोस्ट है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल किए जा सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड का इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन सेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। जब तक इनर ऑर्बिटल्स फिल नहीं होंगे तब तक हम आउटर फिल नहीं कर सकते। सपोज किसी का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, तो अगर मुझे 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो देखो यहाँ क्या हुआ, मुझे पता है फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल कर दिए। सेकंड में कितने आएंगे 8, है ना, पर मुझे भरने कितने 11, तो मैं ऐसे नहीं कर सकती भाई, मैंने सेकंड शेल नहीं भी भरी और यहाँ पर ही मैंने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। जब तक अंदर की सारी शेल्स फिल नहीं हो जाती हैं, यानी जब तक इनर शेल फिल्ड नहीं होंगी तब तक हम बाहर की शेल फिल नहीं कर सकते, यानी मुझे 8 इलेक्ट्रॉन पहले यहीं पर फिल करने पड़ेंगे, राइट। और जब मेरी ये वाली शेल कंप्लीट फिल हो जाएगी तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तब 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा जिसे मैं यहाँ पर फिल कर दूंगी, राइट। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाता है। और लास्ट में लिखा है इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटेड इन एन आउटर मोस्ट शेल बिफोर द इनर शेल्स आर फिल्ड। अब इन केस ऑफ गैसेज, अब इसमें कहा है कि आउटर मोस्ट सेल में ही हम पहले इलेक्ट्रॉन भर देंगे इनर शेल फिल होने से पहले, ये गलत है। आउटर मोस्ट शेल में तब तक फिल नहीं करने हैं जब तक इनर शेल फिल नहीं होगी, और यहाँ हमसे इनकरेक्ट ही पूछा था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा? स्टेटमेंट 4th, तो 4th यहाँ पर ऑप्शन जाता है, राइट। चलो नेक्स्ट, द मास ऑफ एल्यूमिनियम इज, ऑप्शन आर आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, हमेशा नीचे जो नंबर लिखा जाता है वो होता है एटॉमिक नंबर जो उसका होता है 13, और एल्यूमिनियम का मास नंबर होता है 27। अब जो एटॉमिक नंबर होता है उसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी Z हो गया इसका 13, और जो मास नंबर होता है उसे A से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वो हो गया 27। अब जितना Z होता है उतने ही होते हैं उसके अंदर प्रोटॉन, ठीक है।
और न्यूट्रॉन निकालते हैं A-Z करके, तो A-Z करके क्या निकलते हैं, न्यूट्रॉन। और ये बताया न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, और यहाँ तो एल्यूमिनियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, एक न्यूट्रल स्पीशीज। और अगर हम किसी भी न्यूट्रल स्पीशीज की बात करते हैं तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसका Z कितना है 13, तो इसके प्रोटॉन भी कितने होंगे 13, राइट। इसका A कितना है 27 और Z कितना है 13, तो 27 माइनस 13 अगर मैं करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा 14। इसका मतलब इसके प्रोटॉन तो होंगे 13 बट इसका न्यूट्रॉन कितना होगा 14। तो अब देखते हैं यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो यहाँ पर 27U तो सब में दिया है, यहाँ दिया है 13 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन, 14, 11, तो हमारे पास कितने प्रोटॉन होते हैं 13 प्रोटॉन। उस हिसाब से इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट आता है, और यहाँ पर 14 न्यूट्रॉन दिए, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन ई, राइट। चलो नेक्स्ट। A solution contains 50 gram of common salt in 300 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. और यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं। देखो आपको यहाँ पर जो कैलकुलेट करनी है वो क्या कैलकुलेट करनी है, मास बाय मास परसेंटेज, है ना, मास बाय मास परसेंटेज। ये मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाकर देख सकते हैं, वो आपको फर्स्ट यूनिट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब मास बाय मास परसेंटेज में देखो फॉर्मूला ऐसे लगाएंगे, ऊपर क्या दे रखा है मास, तो इसका मतलब ऊपर भी आपको मास लेना है, मास मतलब वेट भी ले सकते हैं, यानी मास ऑफ सॉल्यूट। तो ऊपर हम हमेशा किसका लेते हैं, सॉल्यूट का, मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। और नीचे हम टोटल मास, यानी टोटल मास किसका होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो हमारी परसेंटेज निकल जाएगी। अब यहाँ देखते हैं हमें गिवन क्या है, तो ध्यान से देखो यहाँ मुझे क्या दिया है 50 ग्राम कॉमन सॉल्ट। इसका मतलब जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो यहाँ कितना हो जाता है, मास ऑफ सॉल्यूट वो कितना हो जाता है 50 ग्राम, वो मुझे दिया हुआ है 50 ग्राम, और वो किस में डिजॉल्व है 300 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये जो 300 ग्राम ऑफ वाटर है, ये वाटर जो है ये है यहाँ पर सॉल्वेंट, तो यानी यहाँ पर जो मास ऑफ सॉल्वेंट मुझे दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 300 ग्राम। अब पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। तो अब यहाँ से मैं अगर सॉल्यूशन का मास निकालूँ तो कितना आएगा 50 प्लस 300, यानी सॉल्यूशन का मास कितना आएगा 350। अब मुझे अगर मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 50 डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 350 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये यहाँ से कट आउट हो जाएगा, ये 10 पे और ये 7 पे कट आउट हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 100/7, और 100/7 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 14.25%। तो ये कितना आ जाएगा 14.25%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पर, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहले देखो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट। ऑप्शन ए, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ये करेक्ट है। देखो सॉल्यूशन एक तरीके से मिक्सचर ही होता है, बट सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें सेम कंपोजिशन होती है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, और उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, यानी बाउंड्रीज हमें दिखती नहीं है। जैसे अगर मैं शुगर और वाटर मिक्स कर दूं, तो अगर मैं पानी के अंदर चीनी मिला देती हूँ तो जो चीनी है वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाती है, वाटर के अंदर जो चीनी है वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाती है, हमें पता नहीं चलेगा कहाँ पर चीनी है कहाँ पर पानी है, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगी। ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं, होमोजीनस, और होमोजीनस मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना है। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 इन डायमीटर, ये भी करेक्ट है। जो सॉल्यूशन है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लेस देन 1 नैनोमीटर होते हैं, इनका जो साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, इन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। Because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution. ये है टिंडल इफेक्ट, यानी अगर हम किसी सॉल्यूशन में से लाइट पास करें और वो लाइट अगर हमें दिखाई देती है तो इस तरीके इफेक्ट को क्या कहते हैं हम, टिंडल इफेक्ट, जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन में दिखता है, पर ट्रू सॉल्यूशन हमें टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। The solute particles of a solution can be separated from the mixture by the process of filtration. अब ये कह रहा है जैसे मान लो मैंने यहाँ शुगर और वाटर मिक्स किया, तो शुगर यहाँ पर क्या हो जाता है, सोल्यूट,
और वाटर क्या हो जाता है यहाँ पर सॉल्वेंट, तो वाटर हो जाता है यहाँ सॉल्वेंट और शुगर हो जाती है सॉल्यूट। अब ये कह रहा है कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स को सॉल्वेंट से अलग किया जा सकता है फिल्ट्रेशन से। कर सकते हैं, पानी में से चीनी अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से, नहीं कर सकते ना। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, इनकरेक्ट। और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बताना था, तो विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, डी इज द इनकरेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट, choose the correct arrangement of the following substances in decreasing order of force of attraction between the particles milk, wood और hydrogen। अब इनमें डिक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है। देखो यहाँ देखो, एक है मिल्क, वुड और हाइड्रोजन। तो अगर मिल्क देखोगे तो मिल्क हमें किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में। वुड हमें मिलती है सॉलिड फॉर्म में। और हाइड्रोजन हमें मिलती है गैसियस फॉर्म में। तो अब सबको पता है लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे थोड़े से दूर दूर अरेंज होते हैं, जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स इस तरीके से कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, और जो गैसेस होते हैं उसके पार्टिकल्स और भी ज़्यादा दूर दूर होते हैं इस तरीके से, राइट। इसका मतलब अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, सॉलिड में। मॉलिक्यूल्स जितने पास होंगे उसमें उतना ही ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है, सॉलिड में। उसके बाद किस में आता है, लिक्विड में। और सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, गैसेस में, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सॉलिड कौन सा था, वुड, यानी वुड के अंदर सबसे ज़्यादा है, वुड के अंदर सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर किसके अंदर है, मिल्क, और फिर क्या है, हाइड्रोजन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट, इफ वी कन्वर्ट 287 केल्विन टू सेल्सियस स्केल वी गेट। 287 को सेल्सियस में चेंज करना है, तो देखो 287 केल्विन है। केल्विन को अगर सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 माइनस कर दो केल्विन। तो अगर मैं इसको माइनस करती हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 14। तो 14 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर। और अगर मुझे सेल्सियस दिया हुआ होता और सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना था तो 273 ऐड कर दो, तो कितना आ जाता, 287 केल्विन, राइट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, 14 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक चीज़ और जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखना कि वैसे एक्चुअल वैल्यू 273.15 होती है, पर 0.15 को हम हटा देते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो आप देख लेना, अगर पॉइंट पे आंसर है तो 273.15 ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो सब्ट्रैक्ट करोगे, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो ऐड करोगे, राइट। चलो नेक्स्ट, the movement of nutrients in a cyclic manner in the environment constitute which of the following? Option A biogeochemical cycles, option B inorganic life cycles, option C organic life cycle and option D biosphere cycle। तो देखो ये सबको पता है, एक साइक्लिक मैनर में न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट होता है एनवायरनमेंट में, वो क्या कंस्टिट्यूट करता है। तो इसका आंसर क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल बनाता है। हमने ये आर एनवायरनमेंट में कवर भी किया है, जिसमें कौन कौन से आते हैं, एक आता है हमारा ऑक्सीजन साइकिल, एक आता है हमारा नाइट्रोजन साइकिल, एक आता है कार्बन साइकिल, और एक होता है हमारे यहाँ पर वाटर साइकिल, ठीक है। तो ये 4 साइकिल होते हैं, कौन कौन से, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल और वाटर साइकिल, राइट। चलो नेक्स्ट, which of the following is the largest source of nitrogen? Option A urban waste, option B geochemical sources, option C livestock and poultry operations and option D atmospheric nitrogen। तो largest source of nitrogen कौन सा है भाई, atmospheric nitrogen, क्योंकि atmosphere में 78% नाइट्रोजन है। कितना परसेंट, 78%, और अप्रॉक्सीमेटली 21% के अराउंड ऑक्सीजन है, और नाइट्रोजन 78% के अराउंड है। इसका मतलब सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोर्स नाइट्रोजन का कौन है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में 78% तो नाइट्रोजन ही है। नेक्स्ट, अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑन एन एवरेज ब्रीथ्स हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे? ऑप्शन ए 43,000 टाइम्स, 59,000 टाइम्स, ऑप्शन सी 44,000 टाइम्स एंड ऑप्शन डी 22,000 टाइम्स। तो ये आपको याद रखना है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एवरेज ब्रेथ करता है 22,000 टाइम्स, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, 22,000 टाइम्स, राइट। चलो नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज द ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट्स इन द कंपोजिशन ऑफ एयर? ऑप्शन ए 78.03%,
ऑप्शन बी 20.09%, ऑप्शन सी 0.94%, ऑप्शन डी 0.033%। तो अभी मैंने बताया एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कंटेंट नाइट्रोजन का है जो कुछ 78% के अराउंड है। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कंटेंट 21% के अराउंड है। पर अभी पॉल्यूशन की वजह से ये कंटेंट थोड़ा डिक्रीज होता जा रहा है और डिक्रीज होकर कितना पहुंच गया है 20.09%, राइट। तो ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है 20.09%। और ये आपको याद भी रखना है कि सबसे ज़्यादा कंटेंट नाइट्रोजन का है और उसके बाद ऑक्सीजन का है, उसके बाद CO2 आती है 0.005% कुछ, और अदर गैसेस आती हैं, राइट। ये आपको याद रखे चलना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ऑक्सीडेंट इन रॉकेट्स टू बर्न द फ्यूल। इनमें से कौन सा एज ऑक्सीडेंट यूज होता है फ्यूल को बर्न करने के लिए? तो इसका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन इसमें दे रखे हैं लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड हीलियम, और दे रखा है इसके अंदर लिक्विड आर्गन। तो आपको याद रखना है कि रॉकेट्स में फ्यूल बर्न करने के लिए जो ऑक्सीडेंट यूज किया जाता है वो होता है लिक्विड ऑक्सीजन। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, लिक्विड ऑक्सीजन, राइट। चलो नेक्स्ट, द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर हैज लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। ऑप्शन 1 इसमें कुछ हमें स्टेटमेंट दिया है, यूट्रोफिकेशन, फोटोकेमिकल स्मोक और डिकंटेशन। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है भाई? यूट्रोफिकेशन, यानी ओनली वन इज करेक्ट है कि बहुत ज़्यादा अगर हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में तो ये सारे पानी के साथ बहकर एक्वेटिक स्पीशीज तक चले जाते हैं। यानी ये क्या होते हैं, पानी के साथ बह जाते हैं, फिर लेक और पूंड्स तक पहुंच जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, फिर ये नदियों में जाकर या लेक्स में जाकर ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, जिससे वहाँ पर एक्सेसिव ग्रोथ होती है न्यूट्रिएंट्स की, प्लांट्स की, जिससे जो वहाँ पर रहने वाली एक्वेटिक स्पीशीज और एनिमल्स हैं, एक्वेटिक स्पीशीज है, प्लांट्स और एनिमल्स, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम? यूट्रोफिकेशन। तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स एग्रीकल्चर में यूज़ करेंगे तो उससे यूट्रोफिकेशन बढ़ेगा। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या आता है? यूट्रोफिकेशन। फोटोकेमिकल स्मोक तो आपको पता है, स्मोक है, इसके अंदर फोग होता है, स्मोक होता है, और फोटोकेमिकल है ना, तो फोटोकेमिकल में भाई नाइट्रोजन के कंटेंट होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं। एक और होती है क्लासिकल स्मोक, उसमें सल्फर का कंटेंट होता है, इसमें नाइट्रोजन के कंटेंट होते हैं। क्योंकि ये फोटोकेमिकल है तो ये वहाँ पर ज़्यादा होती है जहाँ वार्म और ड्राई क्लाइमेट है, तो ये वार्म और ड्राई क्लाइमेट में ज़्यादा देखने को मिलती है, राइट। उसके बाद यहाँ दिया डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन तो एक सेपरेटिंग टेक्निक है या प्योरीफाइंग टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं, अगर हमें किसी लिक्विड में से किसी सॉलिड को अलग करना है तो उसको हम डिकेंटेशन से अलग कर सकते हैं। बस इसमें कोई फिल्टर पेपर या छलनी जैसी कोई चीज़ यूज़ नहीं करते हैं, तो उसे डिकेंटेशन बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर तो हमसे पूछा था कि अगर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कौन सा फिनोमिना होता है, तो वो आपको याद रखना है कौन सा फिनोमिना होता है, यूट्रोफिकेशन, राइट। चलो नेक्स्ट, ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। तो ओजोन होता है O3, यानी ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है भाई ऑक्सीजन के? 3, यानी इसकी एटॉमिसिटी बता दो कितनी है? 3। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? 3, है ना। और एक आपको ये याद रखना है, ओजोन कौन से रीजन में फाउंड होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ओजोन हमें कहाँ मिलती है? स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। और ये क्या करती है, हमें सन की यूवी रेडिएशन से बचाती है, अदरवाइज फिर हमें स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, राइट। चलो नेक्स्ट, द मेन लेयर ऑफ एटमोस्फियर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अप टू 10 किलोमीटर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन सी मीजोस्फेयर एंड ऑप्शन डी थर्मोस्फेयर। तो आपको ये बताना है कि मेन लेयर एटमोस्फियर की अर्थ के ऊपर से 10 सेंटीमीटर तक कौन सी होती है। तो देखो ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा देखो, इतना लगा लो 0 से 10 या 11 किलोमीटर तक, 10 या 11 किलोमीटर तक जो लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है? ट्रोपोस्फेयर। तो 0 से 11 किलोमीटर तक जो लेयर होती है वो हमारी कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद 11 से 50 किलोमीटर तक, 11 से 50 किलोमीटर तक जो लेयर होती है वो हमारी होती है स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद फिर 50 से 85 किलोमीटर तक, 50 से 85 किलोमीटर तक होती है हमारी मीजोस्फेयर। तो फिर कौन सी आ जाती है? हमारी मीजोस्फेयर। और उसके बाद 85 से लेकर 500 तक, 85 से 500 किलोमीटर तक होती है थर्मोस्फेयर। तो ये हमारी कौन सी लेयर होती है? थर्मोस्फेयर, राइट।
तो मैंने आपको चारों लेयर बता दिए हैं और ये आपको याद भी रखने हैं कौन सी कहाँ तक होती है, और स्पेसिफिकली ये दोनों, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को तो याद ही रखना कि 0 से 11 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर होता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर होता है 50 किलोमीटर तक, और स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी ओजोन होती है, इसलिए स्ट्रेटोस्फेयर को ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं। उसके बाद 50 से 85 तक मीजोस्फेयर होता है और 85 से 500 तक थर्मोस्फेयर होता है। ठीक है, अब हमें पूछा था 10 किलोमीटर तक कौन सा है, तो दिख रहा है यहाँ पर कौन सा, ट्रोपोस्फेयर। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्रोपोस्फेयर। राइट, चलो नेक्स्ट। द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए मैग्नीशियम एंड पोटाशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ऑप्शन सी पोटाशियम एंड कैल्शियम, और ऑप्शन डी पोटाशियम एंड सल्फर। देखो, दो तरह का वाटर होता है, एक हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसमें सोप फ्रॉथ दे देता है, यानी झाग दे देता है, और जिसमें सोप झाग नहीं बनाता उसे क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर। अब जो वाटर हार्ड होता है उसकी हार्डनेस का रीज़न क्या होता है, तो देखो हार्ड वाटर में मेनली प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट। यानी अगर किसी पानी में कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड हुआ, यानी क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम हुआ, तो या फिर कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट हुआ, तो या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ, तो ठीक है। तो इनमें से अगर कोई भी सॉल्ट पानी के अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या होता है, फिर वो हमारा क्या होता है, हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में आप याद रखना कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी फॉर्म में भी कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट वहाँ पर प्रेजेंट है, इसका मतलब वो वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर। तो या फिर उसके अंदर भाई CaSO4 या MgSO4 भी हो सकता है। तो अगर किसी पानी के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट है तो क्या होता है, हार्ड। तो आपको यह याद रखना कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। राइट, चलो। Increased carbon dioxide level in Earth's atmosphere leads to the phenomena of option A acid rain, option B photochemical smoke, और ऑप्शन सी ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ऑप्शन डी ओजोन होल। तो देखो, अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो क्या करेगा, हीट को ट्रैप करके रखेगा, तो उसको बाहर नहीं जाने देगा, जिससे कौन सा लेवल बढ़ता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने से कौन सा बढ़ता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। फोटोकेमिकल स्मोक बढ़ता है नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ने से, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का। ओजोन होल बढ़ रहा है CFCS की वजह से, ठीक है। और एसिड रेन बढ़ रहा है SO2 या NO2 इस तरीके का कंटेंट अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है तो, ठीक है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने से क्या बढ़ता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। राइट, चलो नेक्स्ट। Which of the following is not a domestic source of soil pollution? इनमें से कौन सा डोमेस्टिक सोर्स नहीं है सॉइल पॉल्यूशन का? ऑप्शन ए प्लास्टिक बैग, ऑप्शन बी फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन सी किचन वेस्ट, और ऑप्शन डी ग्लास बोटल्स। तो इसमें कहा है डोमेस्टिक सोर्स कौन सा नहीं है। देखो, प्लास्टिक बैग ये भी घरों में यूज होते हैं, किचन वेस्ट ये भी घरों में यूज होता है, ग्लास बोटल्स भी यूज होते हैं, सिर्फ फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर में यूज होता है। तो ये डोमेस्टिक सोर्स नहीं हुआ, यानी सॉइल पॉल्यूशन का डोमेस्टिक सोर्स कौन सा नहीं है, फर्टिलाइजर पॉल्यूशन का कॉज तो है पर डोमेस्टिक सोर्स नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, बी फर्टिलाइजर्स। लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, द सोडा लाइम प्रोसेस कन्वर्ट हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए क्लार्क मेथड, ऑप्शन बी मैक्सवेल्स मेथड, ऑप्शन सी वेनर्स मेथड, एंड ऑप्शन डी भूस मेथड। तो इसमें क्या कहा है कि हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं सोडा लाइम प्रोसेस से। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं कौन से प्रोसेस से, सोडा लाइम प्रोसेस से। और ये सोडा लाइम प्रोसेस किसका मेथड है भाई, इसको कहते हैं क्लार्क मेथड। तो इसके क्या कहते हैं, क्लार्क मेथड, ये याद रखना है। और ये क्या करता है, टेम्पोरेरी हार्डनेस को दूर करता है। टेम्पोरेरी हार्डनेस जनरली होती है कार्बोनेट्स की वजह से, यानी अगर कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट है तो मान लो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट है, तो इसके अंदर हम यूज करते हैं लाइम, यानी स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम होता है CaOH होल ट्वाइस, इसको यूज करते हैं। अब इसके साथ जब ट्रीट करते हैं तो ये यहां बना लेता है CaCO3 + H2। अब इसके क्या बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट। इसको हम फिल्टर कर लेते हैं, फिल्टर करके हम वाटर को अलग कर लेते हैं, इस तरीके से हमारा सॉफ्ट वाटर आ जाते हैं। राइट, ऐसे ही अगर यहाँ पर बात करूँ तो हम क्या यूज़ कर लेंगे, CaOH होल ट्वाइस, यानी स्लैक्ड लाइम हम यूज़ कर लेंगे। और स्लैक्ड लाइम जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ क्या होगा, क्या बनेगा, यहाँ पर MgCO3, साथ में यहाँ पर एक और बनेगा CaCO3, इन दोनों की PPT बनेगी और साथ में यहाँ से H2O।
तो हम इसे फिल्टर करके अलग कर लेंगे तो हमें सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। तो आपको ये याद रखना है सोडा लाइम प्रोसेस किसका है, क्लार्क का। इसे करते हैं क्लार्क मेथड। ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है। साथ में इसमें ये भी याद रखना है इसमें कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं। तो इसमें हम यूज़ करते हैं CaOH होल्ट वाइज, जिसे हम क्या कहते हैं, सेलेक्ट लाइम। तो इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, सेलेक्ट लाइम, राइट। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस और हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और ये आपको समझ आया होगा। तो मेन शिफ्ट 1 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मैंने सभी क्वेश्चंस को कवर करवा दिया है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसे मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।